कैशलेस देश होने का सरल अर्थ है कि पैसों का लेन देन बैंकिंग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हो, अर्थात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाए। पेमेंट के लिए बैंक NEFT, RTGS इस तरह के कई विकल्पों के साथ आज मौजूद हैं, जिनकी सुविधाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन विकल्पों के बारे में, जिनकी मदद से हम चुटकियों में पैसा ट्रांसफर या फिर जमा कर सकते हैं। सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले का एक मकसद देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का भी है। बैंकिंग ने हमारे लिए मनी ट्रांसफर करना बेहद आसान कर दिया है। आज आप कहीं से कभी भी और कितने भी रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अलग जरूरत और अलग राशि के लिए मनी ट्रांसफर के कई विकल्प देते हैं। इनके लिए बैंकों के चार्जेस भी अलग अलग हैं। आइए हम आपको बताते हैं ऑनलाइन मनी ट्रांसफर से जुड़े कई विकल्प। नेट बैंकिंग यानी इंटरनेट की मदद से की जाने वाली बैंकिंग, जहां आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 रुपए से 55 रुपए तक की ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि नेफ्ट सामान्य बैंकिंग कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। NEFT के तहत आप 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक इसके लिए 2.5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक चार्ज करते हैं। RTGS मनी ट्रांसफर का एक तेज जरिया। इस सिस्टम में 24 घंटे में कभी भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। मनी ट्रांसफर करने के तुरंत बाद से लेकर अधिकतम 2 घंटे के भीतर पैसा संबंधित खाते में जमा हो जाता है। बैंक इसके लिए 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक चार्ज करते हैं। IMPS इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस छोटी राशि ट्रांसफर करने का तीव्र जरिया। मोबाइल बैंकिंग के तहत फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत फंड ट्रांसफर की कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती। बैंक इसके लिए 5 से 15 रुपए तक चार्ज करते हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 19 बैंकों ने मिलकर शुरू किया इसे। आपको अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप डाउनलोड करना होता है। बिल भुगतान करना और पैसे ट्रांसफर करना बेहद आसान हो जाता है। तो देखा आपने कैसे बैंकिंग के बेहतरीन विकल्प कैशलेस अर्थव्यवस्था की डगर को और सुगम बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। And joining us for more on the role of banks in making a cashless economy, we have with us Mr. S.L. Bansal, who's the former chairman of OBC. Thank you, Mr. Bansal, for joining us here on Business Morning. Sir, talking about the kind of roles that banks can play in going cashless, particularly the kind of, in applications that they provide, the kind of services that they're providing, first an overview of that for the people. देखिए, पिछले 10-12 साल के अंदर बैंकिंग के अंदर जो कैशलेस इकोनॉमी करने का सरकार का रहा है उद्देश्य, और जिसमें पिछले 2 साल से जब से कि नई NDA सरकार आई है बहुत ज़्यादा जोर रहा है, तो बैंकों ने इस पे काफ़ी काम किया है। NEFT RTGS 2004 के अंदर स्टार्ट हुआ, उसके बाद IMP जैसे कि आपने अभी बताया, बैंकों के अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का चलन। इस सब के पीछे उद्देश्य 2 हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि जो मनी की एफिशिएंसी है वो बढ़े। जैसे RTGS के अंदर पैसा 2 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाता है, NEFT के अंदर पैसा 4 से 6 घंटे के अंदर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि पुराने ज़माने में आपको याद हो, पहले लोग लाइनों में लग के ड्राफ्ट बनवाते थे। ड्राफ्ट के बाद उसको आप कोरियर से भेजेंगे, कोरियर के बाद वो किसी को जब मिलेगा तो वो उसको क्लियरिंग के अंदर अपने अकाउंट में जमा करेगा। तो लगभग 1 हफ्ते तक जो है वो पैसा सर्कुलेशन में रहता था और आदमी के काम नहीं आता था। दूसरा जो है, इसमें बैंकों ने जो सहयोग किया है, बैंकों ने इसके अंदर चार्जेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं। पहले 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनवाने के लिए लगभग 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक जो है कस्टमर जो है बैंकों को देता था। अब 25 रुपए मैक्सिमम के ऊपर आप कितनी ही राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरी सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई है कि सुरक्षा है। आपको कैश से डील नहीं करना पड़ता, आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिल्कुल सिक्योर्ड मोड से ट्रांसफ़र होता है, और उससे जो है ग्राहक को जो है बड़ी संतुष्टि रहती है। ये तो साफ सी बात है कि नकदी की चोरी और लूटपाट का खतरा भी नहीं है, लेकिन जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया RTGS है और NEFT, आप अपनी भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए मुझे आज अभी 50 से 70 हज़ार रुपये NEFT के जरिए या RTGS के जरिए किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसके लिए सिंपल ABC स्टेप्स क्या हो सकते हैं अगर हम अपने मोबाइल से
इसे ट्रांसफ़र करना चाहें तो? नहीं, देखिए आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए तो आपको जो है बैंक के साथ एक इंटरफेस करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो दो नई सुविधाएं आई हैं, खासतौर से अभी जो एनसीपीआई ने एक मॉड्यूल आईएमपी किया है जिसमें 19 बैंक उसके मेंबर हैं, उसके अंदर आप जो है अपनी ऐप डाउनलोड करिए मोबाइल के ऊपर और आपको जो इस कस्टमर के अकाउंट में जो आपका दोस्त है या आपका रिश्तेदार है या कोई वेंडर है उसके अकाउंट में पैसा यदि ट्रांसफर करना है तो उसको आपको केवल आईएमपी उसका नंबर पता होना चाहिए, आपने उस नंबर के माध्यम से उसको किया और बड़े सिक्योर्ड वे से वो पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। और नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए? नेफ्टी और आरटीजीएस के अंदर आपको बैंक के अंदर एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आरटीजीएस के अंदर मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा और एनईएफटी के अंदर बैच मोड में जाता है, दिन में 4 या 6 बैच होते हैं, उस बैच के अंदर पूरी ट्रांजेक्शन शिफ्ट होती है तो मैक्सिमम 3 या 4 घंटे में पैसा जो है आपके खाते में आ जाता है। Mr. Bansal, when we talk about these apps and the kind of technology that the banks are using, and particularly those PSU banks, what kind of a revamp is really required? The kind of, I mean, when you talk about private banking, we know they have their own applications which are quicker, faster. Do you think the PSU banks are also equipped with those kind of applications? So, with a click of a button that you can download and then start making transactions online? नहीं, देखिए अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा केवल हमारा परसेप्शन है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर भी उनका वॉलेट है और उसके माध्यम से जिस तरीके से आप सोचते हैं एचडीएफसी आईसीआईसीआई में या एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र होता है, उसी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र होता है। बल्कि आप यदि किसी भी जगह देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रीच जो है किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज़्यादा है। Okay, all right. We're going to come back to you right now. We're getting some big news. There's another notification that's come out, particularly on those Jan Dhan accounts. The limit for withdrawing money from those accounts, I believe, has been decided to about 10,000. Ajay is going to be filling us with more details on that. Ajay, what is this new notification that has come on those Jan Dhan account? More details on that, please. Just to save the vulnerable Jan Dhan account holders, RBI has said that only withdrawal up to 10,000 rupees will be possible from genuine KYC compliant Jan Dhan account, which means that people who are having Jan Dhan account and have completed their KYC, they will not be able to withdraw more than 10,000 rupees within a month. If need be, the branch manager can go for another 10,000 rupees, which means total of 20,000 rupees for the genuine needy people. The bank can allow to withdraw. The accounts, Jan Dhan accounts which are not KYC compliant, they are allowed only 5,000 rupees to withdraw from their account. So this has done in order to check the misuse of these Jan Dhan accounts for money laundering and possible action under the Benami Transaction Act. So government and RBI wants that these vulnerable people should not come under the purview of the new act, which allows for 7 years of imprisonment for the wrongdoers. So this notification was issued yesterday, and it has been now going to be applicable from today. साथ ही अजय ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा था कि 32,000 करोड़ से भी ज्यादा जनधन अकाउंट में जमा किए गए और लोगों को मालूम भी नहीं था कि किसने पैसे जमा कराए, इस फैसले के बाद और ये जो अब नोटिफिकेशन आया उसके बाद इस पर रोक लगना काफी अहम हो जाएगा। देखिए, अगर जनधन अकाउंट्स का काफी गलत इस्तेमाल करने की जो खबरें थी वो आ रही थी सरकार और आरबीआई के पास, और इसलिए ये बड़ा फैसला लिया आरबीआई ने कि जिन जनधन खातों का केवाईसी नहीं हुआ है, यानी जिन्होंने अपना पहचान और कहाँ पे वो रहते हैं पता उसका सत्यापन नहीं कराया है, उनको केवल अब महीने में 5,000 रुपए निकालने की छूट रहेगी। इसका मतलब अगर उन्होंने किसी ने किसी दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में जमा किया है तो फिर उसकी निकासी करना असंभव हो जाएगा इस नोटिफिकेशन के बाद में। जिनने जो केवाईसी करा चुके हैं जनधन खाता धारक, वो भी केवल 10,000 रुपए तक एक महीने में निकाल पाएंगे। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पाएंगे कि आपने 1 लाख रुपए जमा किए और उसके बाद 20,000 रुपए छोड़ करके आपने 80,000 रुपए वहां से निकाल लिए। जो इस तरह की इस्तेमाल की जा रही थी खाता धारकों को, जो बेनामी ट्रांजैक्शन अधिनियम के तहत आएगा, और उसका जो खामियाजा है वो उन्हीं खाता धारकों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर बनेगी जो एक्सप्लेन करें कि पैसा कहां से आया और फिर
किस पर्पज के लिए उन्होंने उतना पैसा निकाला। अक्सर ये हो रहा है कि 20-30% रुपए जनधन खाते में छोड़ करके वापस पैसे निकाल लिए जा रहे हैं उसको व्हाइट करने के लिए। तो इस परेशानी से बचने के लिए आरबीआई ने यह कदम लिया है कि जो केवाईसी जिनका नहीं हुआ है केवल 5,000 रुपए निकाल पाएंगे, जिनका केवाईसी हुआ है वो 10,000 रुपए निकाल पाएंगे। बैंक मैनेजर को अगर लगता है कि 10,000 रुपए और दिए जा सकते हैं, बहुत ही जरूरत है उस व्यक्ति को जिसका जनधन खाता है, तो 20,000 रुपए तक एक महीने में निकालने की छूट दी गई है। Capping, Ajay, has been put on that 20,000 in that month, even if the accounts are KYC compliant and if the need of the account holder is more. Yes, absolutely. The monthly limit for withdrawal under the KYC Jandan account is just 10,000 rupees. But if branch manager feels that there is genuine need and genuine required from the Jandan account holders for genuine needs, and he has to show the documents for which purpose he is going to spend that money, and on that basis only it can be allowed that only 20,000 rupees will be able to be withdrawn from these KYC compliant Jandan accounts. And all other terms and conditions stay the same when it comes to depositing money through ATMs, etc. Well, absolutely. I think only 50,000 rupees are allowed to be deposited under the Jandan account. If somebody wants to deposit more than 50,000 rupees, they will have to convert their Jandan account into the normal account by providing their KYC and other bank formalities. So it is going to be very tough for those money launderers who are using the accounts of vulnerable farmers as well as the Jandan account holders in the rural areas to launder their money, to convert their black money into white. All right, Ajay, we'll leave it there, but thanks so much for joining us and giving us details on that news that just came in. Right now, we're going to take a quick break here. When we come back, we're going to discuss the role of the banks making India a cashless economy. Stay with us. देखिए हिंदुस्तान Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। और हमारे साथ एसएल बंसल जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चेयरमैन है ओबीसी के। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे सवालों के जवाब लेने की। और सर, ये बात बहुत अहम है कि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि पैसा है, मेहनत की कमाई है, हम उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या लगता है कि उसमें कोई सेंध ना मारे, तो उसके लिए बैंकों ने क्या कुछ प्रावधान किए हैं? क्योंकि जनरली लोग ऑनलाइन अगर ट्रांसफ़र करते हैं या अकाउंट में पैसा जानना चाहते हैं, उसके बचाव के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं बैंकों द्वारा? देखिए, बैंकों के अंदर जितने भी माध्यम है मनी ट्रांसफर के, सब सेफ एंड सिक्योर्ड है। प्रॉब्लम जब आती है जब हम जो है अपने पासवर्ड जो है किसी और के साथ शेयर करते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे आप अपने घर के अंदर किसी अलमारी के अंदर पैसा रखिए और उस अलमारी को ताला लगाना छोड़ दीजिए, बाहर का दरवाजा भी खुला छोड़ दीजिए और अपने नौकरों से या किसी और ऐसे आदमी से जो अनजान है सब कुछ शेयर करिए। तो जब तक आप अपना पासवर्ड शेयर नहीं करते किसी के साथ, या अपने एटीएम के डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को क्लोन होने से बचा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चैलेंज है। प्रॉब्लम जब आती है जब आप लापरवाही करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ जैसे जैसे हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, हमको ये अवेयरनेस के लिए भी जो है एक अभियान चलाना पड़ेगा। और ख़ास तौर से जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि पासवर्ड जो है आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। पासवर्ड आप किसी से
शेयर मत करिए। चलिए, तो पासवर्ड की बात हुई, लेकिन बैंकिंग की सुविधा को जन जन तक पहुंचाना है और इस तरह की जो मोबाइल बैंकिंग है या फिर कह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग है, उसकी सुविधा भी जन जन तक पहुंचानी है। आपने कहा कि जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। ऐसे में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का रोल कितना अहम है ताकि वो लोगों तक ये मैसेज बहुत क्लियरली पहुंचा पाए? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के अंदर 6 लाख गांव हैं और बैंक ब्रांचेज जो हैं केवल 1 लाख है, और उस 1 लाख गांव में से 1 लाख ब्रांचेज में से भी 40-45 हज़ार ब्रांचेज जो हैं वो गांव ग्रामीण क्षेत्र को कैटर करती हैं। तो 6 लाख गांव के अंदर केवल 45 हज़ार बैंक ब्रांचेज से तो आपका रीच जो है वो नहीं पहुंच सकता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को हम लोगों को एक बड़ी एग्रेसिव ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके अलावा 2-3 साल के पहले एक CSC कंसेप्ट आया था, कॉमन सर्विस सेंटर। लगभग 1 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उनको भी रोप कर सकते हैं इसमें, जहाँ पर ये एजुकेशन का सिस्टम जो है हो सकता है। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और CSC मिलके जो है ये गांव के अंदर इसको एक मिशन मोड के अंदर यदि डालें तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल बैंकिंग का पेनिट्रेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। All right, so there are different ways to increase the penetration, sir, but what are the other challenges that currently do you think the banks are facing, particularly when we're talking about this whole monetization exercise and the kind of steps that have been taken to ease the inconvenience to people? देखिए, बैंक के लिए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई और बैंकों के ऊपर जो बोझ आया, मैं समझता हूँ पिछले 20 दिन से बैंक जो हैं इस डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज के अंदर अपने को तन मन धन से लगाए हुए हैं और कोई और कार्य नहीं हो पा रहा है। लेकिन पिछले 6-7 दिन से बैंकों के बाहर जो है लाइनें धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो लाइनें थी वो इस बात की थी कि जब लोग पैसा एक्सचेंज करने पहुंचते थे और एक के बाद लोग एक बारी दिन में 2-2, 3-3 जगह लगते थे लाइनों में, यदि 4 घंटे में उसका नंबर आ गया तो दोबारा दूसरे बैंक की लाइन में लग गए। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि नोट यदि एक्सचेंज करने हैं तो आप RBI के काउंटर पे जाके करिए, और बैंकों के बाहर जो है आप सिर्फ पैसा जमा कराने वाले रहेंगे या पैसा निकालने वाले रहेंगे। मैं समझता हूँ आने वाले 15-20 दिन के अंदर जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे बैंकों के अंदर ये भी जो समस्या है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। क्योंकि एक इंटरेक्टिव शो है और लगातार हमारे पास ट्वीट्स और जीमेल्स आ रहे हैं। ये देखते हैं कि पहला ट्वीट किसका है और वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। आपको एक बार याद दिला दें कि आपका सवाल मोबाइल बैंकिंग या फिर कह सकते हैं इससे ही जुड़ा होना चाहिए। What are the measures banks can take to reduce the refund period in case of wrong online payments? Mr. Bansal. देखिए, बैंक में इसमें काफ़ी रोबस्ट सिस्टम है। जब आपने यदि किसी वजह से गलती से रॉन्ग पेमेंट हो गया है तो इसमें मैं नहीं समझता कि पूरी गलती बैंक की होती है, जब तक कि आपका जो सिस्टम के अंदर आपने अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं किया होगा। और बैंक के अंदर इसमें एक बिल्कुल बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होती है। मैं समझता हूँ लगभग से 21 से 28 दिन के अंदर बैंक जो है इसको पैसे को आपको वापस कर देता है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी है कि ऑनलाइन पेमेंट में जो भी यदि गलती हो जाती है तो बैंक आपको पूरा भुगतान करता है। चलिए, तो भुगतान की परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप पैसे के लेन देन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी अगर हो भी जाती है तो आइए देख लेते हैं कि अगला जीमेल किसका है। जीमेल पर भी लोग हमसे लगातार सवाल कर रहे हैं। प्रशांत हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। प्लीज एक्सप्लेन हाउ UPI वर्क्स। सर वो जानना चाहते हैं कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किस तरह से काम करता है। हालांकि अभी नया ऐप है, अभी अगस्त में देखिए नया ऐप है। 19 बैंकों ने जो है इसमें NPCI के उस पे जाके उनको इसको किया है, प्रमोट किया है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा सभी बैंकों को इसमें आने की जरूरत है, लेकिन 19 बैंक भी काफ़ी बड़ी मात्रा है। आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके अंदर आपके पास वो IMP नंबर होना चाहिए। जब आपके पास अपने दोस्त का या ग्राहक का जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस नंबर के माध्यम से आप जो है पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें चार्जेस भी बहुत मिनिमम है और ये सेफ एंड सिक्योर मेथड है। तो खाली पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं या बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है? नहीं, अभी इसमें पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा है। तो खाली पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा UPI में मौजूद है। या देखते हैं कि अगला जीमेल किसका है। सुमित मिश्रा है, आइए देखते हैं कि वो क्या सवाल जानना चाहते हैं बैंकिंग से जुड़ा हो, क्योंकि हम लगातार इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। इनका सवाल है बंसल जी कि क्या इससे साइबर क्राइम को बढ़ावा नहीं मिलेगा? सरकार को इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? कितना सुरक्षित है अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से करें, भले IMPS हो, RTGS हो, UPI है या किसी भी माध्यम से? देखिए, जहाँ तक रिस्क की बात है, रिस्क तो
हर माध्यम के अंदर होता है। यदि आप पहले वाली बैंकिंग के अंदर चले जाएं जो 15 साल पहले होती थी, तो बैंक ड्राफ्ट जब आप बनवाते थे तो बैंक ड्राफ्ट बैंक से गलत बन सकता था, उसके बाद कोरियर के अंदर लॉस्ट हो सकता था, उसके बाद बैंक के अंदर क्लियरिंग के अंदर उसके अंदर खतरनाक होता था कि भाई किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया, या क्लियरिंग हाउस के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक में हो गया। उसके मुकाबले अभी जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी रोबस्ट हैं, इंस्टेंट पैसा ट्रांसफ़र होता है, गलती के चांसेस कम हैं। गलती जब होती है या तो आप जब एटीएम का कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड शेयर करें, ऐसे ही जब आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो आईएफएससी कोड आप उसका गलत यूज़ करें। तो ये चांसेस बेयर मिनिमम है टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑफ कोर्स जहाँ जितने एडवांटेज हैं, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है तो गलती का चांस है, अदरवाइज बेयर मिनिमम चांस है इसमें गलती का। Let's take in our next question that we have for you, sir, from our Gmail users again. Is it okay? So they're asking how efficient, or is it going to work in rural areas where people are not so capable to operate mobile phones and internet banking, and then what kind of steps are being taken to kind of promote it there? नहीं, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए, मोबाइल बैंक की जहाँ तक बात है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करने की बात, वो मैं समझता हूँ कि लगभग हर भारतवासी को मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना आता है। हर आदमी उस पर डिफरेंट ऐप डाउनलोड करता है और उसको एंजॉय करता है। ऑफ कोर्स इंटरनेट बैंकिंग एक चैलेंज है आज भी, इवन शहरों के अंदर भी, दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी बहुत सी जगह हम देखते हैं कि नेटवर्क चला जाता है। तो ये चैलेंज जो है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है। जितनी भी हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रोबस्ट आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का है। अभी जैसे सरकार ने पिछले दिनों ऑक्शन किया है और बड़े हाई क्वालिटी उसको वेव्स को सेल किया है, तो मैं समझता हूँ आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर नेटवर्क में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। गांव के अंदर ऑफ कोर्स ये एक मेजर चैलेंज है, पर धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा और मैं समझता हूँ आने वाला समय जो है काफ़ी एक्साइटिंग होगा और सिक्योर्ड और सेफ भी होगा। खासतौर पे जो ये खबर सामने आई है बंसल जी, जनधन अकाउंट्स को लेकर कि लगातार लोग उसका गलत इस्तेमाल करके उसमें पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे थे, और जो नोटिफिकेशन आया है क्योंकि आप बैंकिंग से जुड़े रहे हैं, क्या लगता है कि इससे कितनी रोक लग पाएगी? नहीं, ये बड़ा अच्छा कदम है। देखिए, जब शुरू में जनधन अकाउंट सरकार ने खोलने के लिए जब अगस्त 2014 के अंदर ये प्लान बनाया था और मिशन मोड के अंदर लगभग 26 जनवरी तक 25 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे, तो उस समय आइडिया यही था कि सरकार जितनी भी सब्सिडी देती है या नरेगा का पेमेंट होता है वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जाए और इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम हो। उस समय ऐसी आशंका थी कि यदि किसी आदमी को 100 रुपये मजदूरी मिलती है तो उसको वास्तव में 70 या 80 रुपये मिलते हैं, 20 या 30 रुपये बीच में किसी दलाल के माध्यम से साइफन ऑफ हो जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए जनधन अकाउंट खुलवाए थे कि आम आदमी को जो है बैंकिंग से जोड़ा जाए और 3 से 6 महीने तक यदि उसका जनधन अकाउंट ठीक चलता है तो वो बैंकों से लोन लेने के भी उसकी पात्रता हो जाती थी। लेकिन अभी 8 नवंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री ने डीमोनेटाइजेशन स्कीम अनाउंस की तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये बात जग जाहिर है क्योंकि जनधन अकाउंट के अंदर जहां पिछले 2.25 साल के अंदर 40,000 करोड़ रुपए जमा हुए, 15 दिन के अंदर ही 20-22 हज़ार करोड़ रुपए जमा हो गए। तो इससे ऐसा जाहिर होता है कि लोगों ने जो है भोले भाले ग्रामीणों को और मजदूरों को इसमें रोप इन किया और उनके अकाउंट में लगभग 25 से 50 हज़ार रुपये जमा कराए। सरकार ने जो पिछली रात ये निर्णय लिया है कि जनधन अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, तो यदि किसी ने पैसे 50,000 रुपये अपने किसी कर्मचारी के खाते में जमा कराए हैं तो उसको वापसी तक 6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये उसको हमारे मजदूर भाइयों को और ग्रामीण लेबर को ये समझना चाहिए कि उनके खाते का मिसयूज़ ना हो। Let's take in our next tweet that we have from our viewers as well also and try and answer that. Why can't we transfer money through NEFT instantly? And then what are the other options? Maybe we can just recap that for him as well. नहीं, NEFT से बैच मोड में पैसा ट्रांसफ़र होता है और ये लगभग इंस्टेंट ही है। आप बैंक के अंदर आज NEFT की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो नॉर्मल कोर्स के अंदर 3 से 4 घंटे के अंदर पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। 24 घंटे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 बैच मोड बनाए हुए हैं और एक बैच मोड में जितनी ट्रांजैक्शंस आती हैं वो फिर इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होती हैं। यदि आपका बैच मोड के अंदर वो ट्रांजैक्शन
बीच का है तो लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको आप इंस्टेंट ही कहेंगे। आज देखिए कितनी सुविधा है, आपका मनी जो है एक दिन के अंदर यदि वो 5 लाख रुपए तक है, दिन में 2 या 3 बार रोटेट हो सकता है, और यदि 5 लाख से ज़्यादा है जब RTGS का माध्यम आप यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ वो ट्रांजेक्शन 10 जगह भी घूम सकता है। तो आप उस जमाने को याद करिए जब 15 दिन में एक बार पैसा घूमता था, और अब एक दिन में 15 बार ही घूम जाता है। तो एटलीस्ट बैंकों की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से ये मनी की एफिशिएंसी तो इम्प्रूव हुई है, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है काफ़ी कम हो गया लोगों का। चलिए, तो आइए देख लेते हैं कि अगला ट्वीट किसका है और वो ट्वीट के जरिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं एसएल बंसल साहब से। आइए देखते हैं कि ट्वीट किसका है। ट्वीट है माही सिंह राज का। ये जानना चाहती हैं कि डू यू थिंक गोइंग कैशलेस विल इम्पैक्ट ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बैंक। मतलब अगर हम अपनी धरोहर की बात करें तो क्या हम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ऑनलाइन, या फिर इस तरह के माध्यमों से बैंकिंग के विकल्पों को अपने जीवन में लाकर? ट्रेडिशनल बैंकिंग देखिए स्ट्रांग ही होगा। कारण क्या है कि जो आज जो कैशियर कैश रिसीट और कैश पेमेंट के अंदर उसका अधिकतर समय जाता है, वो आदमी जो है काफ़ी दूसरी सर्विसेज देगा, जिसमें आपको जब लोन लेना होता है तो वो आपको समझा पाएगा कि किस तरीके का लोन लेना आपके लिए हितकारी है। जब आप बैंक में जाएंगे तो दूसरी फाइनेंशियल एडवाइसेस वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर या सेल के ऊपर वो आपको गाइड कर पाएगा। कैश हैंडलिंग जो है बड़ा एक प्रिमिटिव मेथड हो गया आज की तारीख में, जिसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेके बैंकों तक इसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। रिस्क इन्वॉल्व ये है कि काउंटरफेट करेंसी आती है, रास्ते में आपका कैश इधर से उधर हो सकता है। तो मेरी तो अपील आपसे यही है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मूव हो पाए वो कैशलेस बैंकिंग की तरफ मूव होइए। सिक्योर्ड सिस्टम है, आपको केवल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। All right, Mr. Bansal, we'll have to leave it there, but thank you so much for joining us today on the show, taking all those questions that so many of our viewers had on how to go cashless in these times. Thank you. हमने देखा और जानने की कोशिश की किस तरह से हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन करके कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी तो काफ़ी सुविधाजनक बना ही सकते हैं, वहीं कैशलेस इकोनॉमी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। And before